हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव कुमार दुबे है। आनंद सुपर 100 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी में सिलेबस के तौर पर लॉ के भी सब्जेक्ट्स रखे गए। प्री में 3 एक्ट और मेंस में 12 सब्जेक्ट जो लॉ के हैं। तो लॉ को एमपीपीएससी में रखने के पीछे क्या मोटिव रहा होगा, इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और बेसिक लॉ को जानने की कोशिश करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एमपीपीएससी में कानून के सब्जेक्ट्स क्यों रखे गए, जबकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं, कोई न्यायिक अधिकारी नहीं, परंतु फिर भी आपके सिलेबस में, एमपीपीएससी के सिलेबस में लॉ के सब्जेक्ट्स रखने के पीछे क्या उद्देश्य रहा। हमारे हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती, मतलब एक्सक्यूज ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। आप कोई भी हो, लेकिन आप ये बचाव नहीं ले सकते कि आपको लॉ का नॉलेज नहीं था। जैसे आप बहुत पढ़े लिखे हैं या आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने या किसी भी पर्सन ने लॉ का उल्लंघन किया तो बिल्कुल आपके लिए दंड का बिल्कुल समान प्रावधान रहेगा। जैसे अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं और गाड़ी ड्राइव करते वक्त आपको पता है कि मुझे लाइसेंस साथ में रखना होगा, या मुझे रेड सिग्नल पर रुकना होगा, या टू व्हीलर पर मैं ट्रिपलिंग नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें ये कानून का एक पार्ट है। मोटर व्हीकल एक्ट जो हमारे यहाँ पर लागू है उसका एक पार्ट है। बेशक आप में से कहीं ने मोटर व्हीकल एक्ट नहीं पढ़ा, परंतु इस कानून के भाग को आप जानते हैं। आप या मैं अगर कभी भी हम लोग ये जानते हैं कि हम कहीं चोरी करें, किसी का मर्डर कर दें, है ना, ऐसे किसी के साथ मारपीट करें, ये सभी चीज़ें हमें कानून के तहत सज़ा दिलाने के लिए ज़रूरी होंगी। अगर आप में से कोई ये कहने की कोशिश करे कि मुझे ये नहीं पता था कि कानून में ऐसा क्या प्रावधान है, तो यहाँ पर वो चीज़ कोर्ट में लागू नहीं हुई। हम आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता की जो बात करते हैं, उसके लिए विधि का ज्ञान होना हमारे को बहुत आवश्यक है। इसी के लिए यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करें। मुख्यतः हम पहले कानूनों के प्रकार जाने। मुख्यतः कानून 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सिविल, जिन्हें हिंदी में दीवानी मामले कहा जाता है, और दूसरा क्रिमिनल, जिन्हें हिंदी में फौजदारी मामले कहा जाता है। इनकी अलग अलग शाखाएं हो सकती हैं, परंतु मुख्यतः 2 ही प्रकार के कानून होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। आपके एमपीपीएससी के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपके प्रिलिमिनरी के सिलेबस में एक सिविल कानून डाला गया है, जबकि 2 क्रिमिनल कानून डाले। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये दोनों क्रिमिनल एक्ट हैं, जबकि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ये एक सिविल अधिनियम है। इसी तरह से सिविल और आपराधिक कानूनों का जो मिक्सचर है वो आपके मेंस के 12 एक्ट में कवर होता है। तो सिविल मामले क्या होते हैं और क्रिमिनल मामले क्या होते हैं, मुख्यतः इसी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सिविल मामले मतलब जितने भी मामले आपके ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए हों, घर के पारिवारिक बंटवारे से जुड़े हुए हों, या पारिवारिक मामलों से जुड़े हुए मामले जिनमें आप घरेलू हिंसा को भी शामिल कर सकते हैं, है ना, तलाक के मुकदमों को भी शामिल कर सकते हैं, ये सारे मामले सिविल मामले कहलाते हैं और ये मामले सिविल न्यायालयों में चलते हैं। जबकि आपराधिक मामले मुख्यतः वो मामले होते हैं जो कि चोरी, लूट, हत्या, डकैती, इस तरह के मामले जिनके बारे में आए दिन हमें पढ़ने को मिलता रहता है ना, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ये क्रिमिनल मामले कहलाते हैं। तो आपके सिलेबस में सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों के बारे में, दोनों कानूनों के बारे में सब्जेक्ट्स यहाँ पर रखे गए। सबसे पहले हम कुछ शब्दावली जानेंगे जो कि आपराधिक विधि के कानूनों की है, उन्हीं के बारे में हम अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि कानून क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, यहां तक आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब कानूनों का गहन अध्ययन करने के लिए, उनके महत्वपूर्ण शब्दावली को जानने के लिए, टर्मिनोलॉजी को जानने के लिए, अब हम आपराधिक विधि के कानूनों के बारे में, पहले जो शब्द इस्तेमाल किए गए आपके अधिनियमों में जो शब्द आएंगे, उनके बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपराधों के प्रकारों की, यानी काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस की। जो ऐसे सामान्य शब्द हैं जो आपने न जाने कितनी बार सुने होंगे, लेकिन उनका ठीक तरीके से मतलब आप शायद न समझ पाए हो, आज हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, सबसे पहला अपराध जो आपने सुना होगा वो होगा जमानती अपराध, जिसे हम बेलेबल ऑफेंसेस के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं, वो एक प्रक्रियात्मक विधि है और वो इन सभी शब्दों को परिभाषित करती है, उन्हीं के बारे में वर्णन करती है। तो दंड प्रक्रिया संहिता में ये कहा गया है, उसके द्वितीय अनुसूची सेकंड शेड्यूल में ये कहा गया है कि जमानती अपराधों में जमानत की मांग अधिकार के रूप में की जा सकती है। यहाँ जमानत प्राप्त करना आपका अधिकार है और ये जमानत आपको या तो पुलिस थाने से मिल सकती है, जो कि सामान्यतः मामलों में होता है, या कुछ विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों से भी प्राप्त की जा सकती है। इसके विपरीत द्वितीय अनुसूची में अजमानती अपराध के रूप में जो अपराध बताए गए हैं, उन अपराधों में आप जमानत की मांग तो कर सकते हैं, परंतु वो आपका अधिकार नहीं। वहां पर जमानत प्रदान करना या न करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा, मामले की गंभीरता पर निर्भर करेगा। अर्थात
अजमानती अपराध में जब भी आप कभी जमानत की मांग कर रहे हैं तो वो अपराध ऐसे हैं जिनमें न्यायालय से ही जमानत हो सकती है, पुलिस थाने से जमानत होने का कोई प्रावधान नहीं। जबकि अजमानती अपराधों में अगर आपको जमानत प्राप्त करनी है तो अपराध की गंभीरता को भी न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें जमानत पर, अजमानती अपराधों में भी जमानत मिल सकती है, जबकि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें अजमानती अपराधों में जमानत प्रदान नहीं की जा सकती। जैसे यदि हम अजमानती अपराध के बारे में बात करें तो मैं दो महत्वपूर्ण केसेस की यहां बात करूंगा जो दोनों ही जोधपुर कोर्ट से रिलेटेड करते हैं। सबसे पहला सलमान खान का मामला जो आप सभी जानते होंगे सलमान खान के ऊपर, और दूसरे आशाराम बापू पर लगे हुए मामले जो कि आशाराम बापू को जोधपुर न्यायालय से सजा दी गई। आशाराम बापू द्वारा अजमानती अपराध यानी बलात्कार के मामले में उन्हें सजा दी गई है और बलात्कार के मामले में उन्होंने जोधपुर सेशन न्यायालय में 14 बार जमानत की याचिका प्रस्तुत की और 14 ही बार जोधपुर के सेशन न्यायालय ने उसको रिजेक्ट कर दी, उन्हें जमानत नहीं मिली। जबकि सलमान खान के ऊपर जो मामले लगाए गए थे वो भी अजमानती अपराधी थे, लेकिन उनको जमानत वहां पर प्रदान कर दी गई। यहां तक कि जोधपुर सेशन न्यायालय से जमानत मिलने के बाद अपील न्यायालय के रूप में हाईकोर्ट ने भी एक ही दिन के अंदर अंदर सलमान खान को जमानत मंजूर करके रिहा कर दिया। तो ये कहने का मतलब केवल इतना है बच्चों कि अजमानती अपराध में मामले की गंभीरता का देखते हुए न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करके उन मामलों में जमानत प्रदान कर सकता है, जबकि इसके विपरीत जमानती अपराधों में न्यायालय के विवेक की शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जिन अपराधों को जमानती अपराध बताया गया है उन अपराधों में जमानत मिलेगी, चाहे वो थाने से मिले, चाहे वो पुलिस, चाहे वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय से। बच्चों मैंने अभी आपसे ये कहा कि अजमानती मामलों में जमानत देना न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, आपका अधिकार नहीं होता। पर फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां दंड प्रक्रिया संहिता में बताई गई हैं जब अजमानती अपराध में भी जमानत मिलना आपका अधिकार हो जाए। जैसे हमारे यहाँ पर जब भी कभी पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले का अन्वेषण किया जाता है और चार्जशीट यानी आरोप पत्र न्यायालय में पेश होता है, उसके बाद में मामला न्यायालय में चलना शुरू होता है। यदि ऐसे मामले जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के दंड का प्रावधान हो और उन मामलों में पुलिस द्वारा 90 दिन के अंदर अंदर मामला दाखिल होने की तारीख से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 90 दिन के अंदर अंदर यदि आरोप पत्र न्यायालय में पेश नहीं होता है तो अजमानती मामलों में भी जमानत अधिकार हो जाएगा। ये जमानत संवैधिक जमानत यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेल कहलाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेल का राइट होता है। जबकि 10 वर्ष से कम अपराधों वाले, जो 10 वर्ष से कम कारावास वाले जो अपराध हैं, उनमें संवैधिक जमानत का अधिकार तब उत्पन्न होता है जब 60 दिन के अंदर अंदर आरोप पत्र पेश न किया जाए। कहने का मतलब है आरोप पत्र के लिए कुछ टाइम पीरियड है जो कि आपका अजमानती मामलों में कॉन्स्टिट्यूशनल बेल के राइट्स को डिसाइड करता है। जैसे जिन अपराधों की सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास है, उन अपराधों में यदि 90 दिन के अंदर अंदर आरोप पत्र न्यायालय में पेश नहीं हुआ या अन्य जो 10 वर्ष से कम कारावास वाले अपराध हैं उनमें 60 दिन के अंदर अंदर आरोप पत्र न्यायालय में पेश नहीं हुआ, तो इन मामलों में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेल का राइट यानी संवैधिक जमानत का अधिकार कहलाता है। ये बात याद रखनी है आपकी। अब हम बात करने जा रहे हैं अपराधों के अगले प्रकार की, जिन्हें संज्ञेय अपराध कहा जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। आम अर्थों में अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करें तो ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के होते। अब यह कैसे निर्धारित होगा कि अपराध गंभीर है या कम गंभीर? इसके लिए फिर हमें वही सीआरपीसी के अनुसूची की तरफ देखना होगा। सीआरपीसी की द्वितीय अनुसूची ये बात कहती है कि जिन अपराधों में 3 वर्ष या उससे अधिक के दंड का प्रावधान हो, ध्यान दीजिए, 3 वर्ष या उससे अधिक के दंड का प्रावधान हो, उन अपराधों को संज्ञेय अर्थात गंभीर अपराध माना जाए। और जो भी अपराध संज्ञेय हैं उनमें पुलिस गिरफ्तारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। जबकि इसके विपरीत असंज्ञेय अपराधों में ऐसे अपराध शामिल किए गए हैं जिन अपराधों का दंड 3 वर्ष से कम अवधि का कारावास, और इन अपराधों में पुलिस द्वारा बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आम अर्थों में आप एक शब्द सुनते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये केवल संज्ञेय मामलों में होती है बच्चों, जबकि असंज्ञेय मामलों में होने वाली रिपोर्ट NCR कहलाती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पर फिलहाल ये बात याद रखिएगा कि जिन अपराधों का दंड 3 वर्ष या उससे अधिक है वो संज्ञेय अपराध है और 3 वर्ष से कम दंड वाले अपराध असंज्ञेय। हालांकि अलग अलग अधिनियमों में संज्ञेय अपराध अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपके सिलेबस के सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में एक धारा 15 में यह कहा गया है कि इस अधिनियम का हर अपराध संज्ञेय अर्थात गंभीर प्रकृति का होगा।
यदि आप सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के देखें तो आप ये पाएंगे कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में अधिकतम 6 माह की अवधि के कारावास के दंड का प्रावधान, कुछ धाराओं में 1 वर्ष 2 वर्ष तक के प्रावधान, अधिकतम 2 वर्ष की सजा के प्रावधान ही सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में बताए। तो इस हिसाब से सीआरपीसी की परिभाषा यहां सही नहीं बैठ रही, लेकिन स्पेशल लॉ के तहत, विशेष विधि के तहत सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में कहा है कि चाहे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ भी कहा गया हो, इस अधिनियम का हर अपराध संज्ञेय अर्थात गंभीर प्रकृति का होगा और उसे संज्ञेय मामलों की प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाएगा। अब संज्ञेय और असंज्ञेय के बाद अगले अपराधों की तरफ हम बढ़ते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शमनीय और अशमनीय अपराध, मतलब कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ये भी सीआरपीसी में ही वर्णित है। सीआरपीसी की धारा 320 में 2 लिस्ट दी हुई हैं। उस लिस्ट में एक लिस्ट उन अपराधों के बारे में बताती है जो अपराध कोर्ट की अनुमति से, यानी न्यायालय की अनुमति से शमनीय है, जबकि दूसरी लिस्ट उस बारे में बात करती है जो अपराध न्यायालय की अनुमति के बिना शमनीय। कहने का अर्थ है सीआरपीसी की 320 केवल उन अपराधों की लिस्ट देती है जो अपराध शमनीय है, एक न्यायालय की अनुमति से और दूसरे न्यायालय की अनुमति के बिना। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें न्यायालय को अनुमति लेनी होगी जब भी दोनों पक्ष यानी पीड़ित और आरोपी राजीनामा करना चाहते हैं, मामले में समझौता करना चाहते हैं, तो उन्हें न्यायालय की अनुमति लेनी होगी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि यदि किसी पति पत्नी के बीच में क्रूरता का मामला दाखिल किया गया, मान लीजिए पत्नी ने अपने पति के ऊपर 498 आईपीसी है ना, यानी क्रूरता का मामला दाखिल किया, और ऐसी कंडीशन में अब वो पति और पत्नी आपस में राजीनामा करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में न्यायालय की अनुमति से ये मामला शमनीय होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में न्यायालय उस पति के ऊपर कुछ शर्तें लगाएगा जिससे भविष्य में इस तरह के अपराध का दोहराव न हो और ये अपराध शमनीय हो। इसके विपरीत जबकि मानहानि एक ऐसा मामला है जो कि इस प्रकार का जिसमें न्यायालय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी पक्ष का एक दूसरे पक्ष द्वारा मानहानि की, डिफेमेशन किया गया है और उस स्थिति में वो पक्ष सामने वाले पक्ष से राजीनामा करने को तैयार है, तो इस स्थिति में न्यायालय की अनुमति के बिना भी उस अपराध का शमन यानी उस मामले में समझौता हो सकेगा। सीआरपीसी की 320 में जिन अपराधों की लिस्ट दी हुई है, उन अपराधों के अतिरिक्त अन्य सभी अपराध अशमनीय प्रकृति के हैं, यानी कि नॉन कंपाउंडेबल नेचर के, और उन अपराधों में शमन नहीं हो सकता, राजीनामा नहीं हो सकता। पर फिर यह बात ध्यान रखने होगी कि यहां हम सीआरपीसी के अपराधों की जनरल बात कर रहे हैं, जबकि स्पेशल लॉ में अलग प्रोविजंस हो सकते हैं। जैसे आप ही के सिलेबस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कुछ अपराधों के शमनीय और अशमनीय होने के बारे में प्रावधान दिए हुए, वहां पर उन अपराधों को कुछ कारावास की अवधि के साथ कनेक्ट किया गया और इस आधार पर उन्हें शमनीय और अशमनीय बनाया गया। तो मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिन अपराधों में आरोपी और पीड़ित के मध्य समझौता हो सकता है, राजीनामा हो सकता है, चाहे न्यायालय की अनुमति से और कुछ में न्यायालय की अनुमति के बिना, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी अपराध अशमनीय प्रकृति के होते हैं जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता। आज के सिलेबस के अंतिम पड़ाव की तरफ हम आ रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मामलों की जो आगे आपके अधिनियम में सुनवाई की प्रक्रिया, जिन्हें विचारण कहते हैं, उस वक्त के समझने के लिए इन अपराधों को अभी समझना जरूरी। 2 प्रकार के मामले होते हैं, एक होता है समन मामला, समन केसेस, और दूसरा होता है वारंट मामला यानी वारंट केसेस। जिन अपराधों का दंड 2 वर्ष, ध्यान से सुनिए बच्चों, जिन अपराधों का दंड 2 वर्ष से अधिक का कारावास या 2 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड, मतलब 2 वर्ष या उससे अधिक का कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, जिन अपराधों का दंड है उन अपराधों को वारंट मामला कहा जाता है, वो वारंट केस कहलाता। इसके विपरीत जिन अपराधों का दंड 2 वर्ष से कम अवधि का कारावास, वे अपराध समन मामले कहलाते हैं ना, समन केसेस कहलाते। मुद्दा यहां पर यह है कि इन्हें समन मामला या वारंट मामले में अलग अलग निर्धारित इसलिए किया है कि आगे जाकर इनकी जो प्रक्रिया है, इनमें जो सुनवाई की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विचारण कहते हैं, उसमें अंतर पड़ेगा। एक समन विचारण होगा, एक वारंट विचारण होगा, वो हम विचारण वाले चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। पर फिलहाल हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी, समन मामले अर्थात ऐसे मामले जिनमें 2 वर्ष से कम अवधि के कारावास का दंड है, और वारंट मामले अर्थात ऐसे मामले जिनमें 2 वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का वर्णन है। मतलब सबसे बड़ी सजा जो मृत्यु दंड है उस तक वाले मामले वारंट मामले कहलाते हैं, और ये विचारण की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किए गए।
मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो पोर्शन आज समझने की कोशिश की वो आप समझ पाए हों। यहां पर मैंने आपसे अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि आप लोगों को पीएससी के सिलेबस में लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो जब मैंने कहा कि एक आम नागरिक अगर वो भी विधि की कोई भूल करता है, कोई अपराध करता है, तो दंडित किया जाएगा। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जब आप लोग अपॉइंट किए जाएंगे तो आप लोगों को बेसिक लॉ का नॉलेज होना बहुत जरूरी। और आपके सिलेबस में मुख्यतः वो कानून रखे गए हैं जो कानून समाज को प्रभावित करने वाले या महिलाओं को प्रभावित करने वाले हैं, और उन कानूनों में आपको एज अ मजिस्ट्रेट कुछ शक्तियां दी गई। हायरार्की वाले, वरिष्ठता वाले अध्याय में मैं आपसे बात करूंगा कि आप लोगों की वरिष्ठता के अधिकार में मजिस्ट्रेट की शक्तियां क्या है। बट फिलहाल हम ध्यान दें कि हमने आज ये बात जानने की कोशिश की कि अपराधों के प्रकार क्या होते हैं, जमानती अपराध क्या, अजमानती क्या, किन अपराधों में हमारा अधिकार है जमानत, किन में नहीं है जमानत का अधिकार, परंतु फिर भी कुछ दशाओं में जमानत हमारा अधिकार बन गया। कौन से मामले गंभीर यानी संज्ञेय हैं, कौन से मामले कम गंभीर यानी असंज्ञेय हैं, किन मामलों में शमन यह हो सकता है, किन मामलों में शमन नहीं हो सकता, और समन मामले और वारंट मामले क्या होते हैं। इन मामलों को हमने जानने की कोशिश की। ये अपराधों के प्रकार का चैप्टर।